will result in execution. हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जॉन विक मूवी। ये मूवी का 4th पार्ट है। तो अगर आप कहानी को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो बाकी 3 पार्ट्स को देख लें या फिर कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। क्या आप सभी को ये तीनों पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए? मैं एक एक करके सभी पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन चैनल पर लगाता रहूंगा। फिलहाल के लिए हम पार्ट 4 की एक्सप्लेनेशन लाए हैं, तो इसे अपना प्यार दें। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम बावरी को देखते हैं जो टनल से चलता हुआ जॉन की तरफ जा रहा था। जॉन जो कि अपने पिछले एक्सीडेंट से रिकवर हो चुका है और पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बावरी जॉन को उसका सूटकेस देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम रेडी हो। सीन यहीं से कट होता है और हम देखते हैं कि डेजर्ट में जॉन 2 आदमियों को अपने घोड़े पर चेस करता हुआ शूट कर रहा है। जॉन उन दोनों को मारकर उनके लीडर एल्डर के पास जाता है जो कि टेबल का पार्ट है। वो उससे अपनी फ्रीडम मांगता है लेकिन एल्डर मना कर देता है, तो जॉन उसे शूट कर देता है। ये सोच करके उसे मारने से वो फ्री हो जाएगा। एक आदमी विंस्टन से मिलकर उसे मार्कोस का मैसेज देता है जो कि हाई टेबल का मेंबर है और अब सब का जज भी है। इस कॉन्टिनेंटल होटल को अब खाली करना होगा जिसके लिए उनके पास सिर्फ 1 घंटा है और उन दोनों को मार्कोस ने मिलने बुलाया है। मार्कोस विंस्टन को जॉन इन सब हरकतों के लिए ब्लेम करता है और साथ ही उसे कहता है कि उसके पास जॉन को मारने के लिए पूरी अथॉरिटी थी लेकिन उसने नहीं मारा। जैसे ही ये कार पूरा होता है, कॉन्टिनेंटल होटल में ब्लास्ट होता है जिसे मार्कोस ही ने करवाया है और विंस्टन को मैनेजर के रोल से हटा दिया जाता है। अब वो एक आम इंसान है। मार्कोस चारोन को शूट करके चला जाता है जिससे विंस्टन इमोशनल होकर लास्ट गुड बाय कहता है। मार्कोस एक ब्लाइंड आदमी को बुलाता है जिसका नाम केन है। वो उसे जॉन को मारने का काम देता है लेकिन वो आदमी मना करते हुए कहता है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। वो और जॉन काफी अच्छे दोस्त रह चुके थे। मार्कोस उसे धमकी देता है कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो वो उसकी बेटी को मार देंगे, इसलिए उसे वो मिशन एक्सेप्ट करना पड़ता है। इधर हम ओसाका कॉन्टिनेंटल देखते हैं जहाँ का मैनेजर शिमाजू है। रिसेप्शन पर उसकी बेटी आकिरा बैठी है जिसके पास एक आदमी आता है। आकिरा को पता चलता है कि उसके फादर ने जॉन विक को अपने कॉन्टिनेंटल में रखा है। वो डरते हुए कहती है जॉन जिस चीज को छूता है वो खत्म हो जाती है। उसे डर है कि जॉन की वजह से उसके पिता की जान खतरे में पड़ जाएगी। शिमाजू अपनी बेटी को डांटते हुए कहता है कि वो जॉन को उसके पैदा होने से पहले जानता है तो वो उसे ना बताए कि क्या ठीक है। शिमाजू सबको अलर्ट रहने का कहता है क्योंकि उसे पता है कि जॉन को ढूंढते हुए मार्कोस के लोग यहाँ जरूर आएंगे। शिमाजू और जॉन काफी पुराने दोस्त हैं। शिमाजू जॉन से पूछता है कि क्या कभी उसने इस बारे में सोचा है कि ये सब कब खत्म होगा क्योंकि टेबल जॉन का पीछा नहीं छोड़ेगा। जॉन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब हम देखते हैं एक आदमी की कॉपी में जॉन के स्केच बने हुए थे और तभी कॉन्टिनेंटल के लोग आकिरा के पास आकर मैनेजर से मिलने की डिमांड करते हैं। आकिरा थोड़ा घबराते हुए वेट करने का कहती है और अपने असिस्टेंट को बिल्डिंग खाली करवाने को कहती है। आकिरा अपने पिता को यह खबर देती है। शिमाजू अपनी बेटी को जॉन के पास रुकने के लिए कहता है। सब लोग मेहमान नवाजी के लिए रेडी होते हैं। चिड़ी शिमाजू से कहता है कि उनका शक है कि जॉन यहाँ है और वो लोग ओसाका कॉन्टिनेंटल में सर्च करना चाहते हैं। शिमाजू इसके लिए उन्हें परमिशन देता है लेकिन साथ ही चिड़ी और उसकी टीम को गन सरेंडर करने का कहता है क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंटल के अंदर लड़ाई झगड़ा अलाउड नहीं होता। चिड़ी गन्स देने से मना करता है। तभी वहाँ अपनी स्टिक लिए केन पहुँचता है जो कि शिमाजू का काफी अच्छा दोस्त है। वो दोनों एक दूसरे की बेटी के बारे में पूछते हैं। केन उससे सरेंडर करने की रिक्वेस्ट करता है लेकिन शिमाजू मना करता है। शिमाजू लाइट्स ऑफ कर देता है और उसके सभी लोग तीर लेकर खड़े हो जाते हैं और यहाँ लड़ाई शुरू होती है जब शिमाजू के सभी लोग उन पर तीर चलाते हैं और वो लोग भी गन से पलटकर वार करते हैं। एक तरफ से तलवार चलती, दूसरी तरफ से गन्स और मुक्केबाजी। शिमाजू भी काफी लोगों को मारता है। चिड़ी अकेला पड़ जाता है जब अचानक ढेर सारे सोल्जर्स खुद को मेटल से कवर करके अंदर एंटर होते हैं। शिमाजू पीछे हट जाता है और सारे सोल्जर्स जॉन को ढूंढने के लिए बिल्डिंग को सर्च करते हैं। इधर आकिरा जॉन से कहती है कि अगर उन लोगों को पता चला कि वो यहाँ है तो उसके पापा को भी मार दिया जाएगा। तभी उसे पता
चलता है कि होटल पर हमला हुआ है और वो रेडी होती है और यहाँ एक्शन शुरू होता है। वो अपनी एरो से काफी लोगों को मारती है, साथ ही जॉन भी सभी लोगों को मारने लगता है। जब सभी सोल्जर्स अंदर घुसते हैं तो उन्हें सुमो रोकते हैं। चिड़ी और उसकी टीम पर जब सब भारी पड़ने लगते हैं तो वो केन को उसका काम करने को कहता है। केन अंधा है लेकिन बहुत चालाक है। वो सब लोगों की मूवमेंट का अंदाजा लगाकर उन्हें मारता है। वो जगह जगह बेल्स लगाता है जिससे कोई भी उसे क्रॉस करेगा तो बेल बजते ही केन को उसकी मूवमेंट का पता लग जाएगा। जैसे ही कोई बेल के आगे से गुजरता तो केन को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता, तो वो उसे बिना देखे ही शूट कर देता है। जॉन, अकीरा और शिमाजू काफी लोगों को मारते हैं, फिर जॉन को वहां से बाहर निकलने को कहते हैं। जॉन एक जगह पर पहुंचकर काफी लोगों को मारता है। वहां केन आता है। वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। जॉन उसको सॉरी कहता है कि टेबल ने उसे उसका नाम दिया। केन भी उसे सॉरी कहता है, उसे उससे लड़ना होगा। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और बीच बीच में वो दोनों बात भी करते हैं। केन अंधा है लेकिन काफी खतरनाक तरह से वो लड़ सकता है और बच सकता है। जब केन जॉन पर हावी हो चुका होता है तब हम देखते हैं कि वो अनजान आदमी उनकी तरफ शूट करता है, जिसका मौका देखकर जॉन वहां से निकल जाता है। इधर जॉन को मारने के लिए $20 मिलियन की बाउंटी लग चुकी थी। जब जॉन को चिड़ी का आदमी शूट करने वाला था तो शूटर उसे शूट कर देता है। वो जॉन को मारना चाहता है ताकि उसे बाउंटी का पैसा मिल जाए, लेकिन वो फिलहाल उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये पैसा कम है। शिमाजू अपनी घायल बेटी को लेकर जा रहा था जब केन उसे कहता है कि जॉन का पता बताओ और चले जाओ। शिमाजू मना करता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें केन उस पर भारी पड़ता है और आखिर में उसे अपने दोस्त को मारना पड़ता है। अकीरा रोते हुए अपने पिता के पास आती है। केन वापस मार्कोस के पास आता है। साथ ही वो शूटर भी वहां पहुंचता है जो खुद को नोबडी कहता है। ये आदमी काफी एटीट्यूड में होता है। वो कहता है कि मैं जॉन को मारूंगा और तुम मुझे $23 मिलियन दोगे, लेकिन मार्कोस कहता है कि $20 मिलियन फाइनल है। जब नोबडी एटीट्यूड दिखाता है तो मार्कोस उसके हाथ में चाकू घुसा देता है और फिर उसे $20 मिलियन में ही मानना पड़ता है। जॉन विंस्टन से चारॉन की ग्रेव पर मिलता है जहां उसे पता चलता है कि सब के पीछे मार्कोस है। जॉन जब कहता है कि वो उसे मार देगा ताकि वो खुद को इन सब लड़ाई झगड़े से आजाद कर सके, तो विंस्टन उसे समझाता है कि मार्कोस को मारने से उसे उसकी फ्रीडम नहीं मिलेगी। विंस्टन उसे एडवाइस देता है कि उसे मार्कोस को हाई टेबल के ओल्ड ट्रेडिशन से सिंगल कॉम्बैट के लिए चैलेंज करके अपनी फ्रीडम चाहिए। रूल्स की वजह से मार्कोस को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन इसके लिए जॉन टेबल के किसी फैमिली का हिस्सा होना चाहिए। जॉन एक फैमिली का पार्ट रह चुका है जिन्होंने उसे अपनी फैमिली से हटा दिया था। विंस्टन उसे कहता है कि वो दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करके उस फैमिली को ज्वाइन कर ले ताकि वो मार्कोस को सिंगल कॉम्बैट के लिए चैलेंज कर सके। जॉन बर्लिन के एक चर्च जाकर किसी प्योटर के बारे में पूछता है जब उसे शूट करके फांसी पर लटका दिया जाता है। बाहर नोबडी मार्कोस को कॉल करके बताता है कि जॉन उसके सामने है। अगर वो प्राइस बढ़ा देगा तो वो उसे शूट कर देगा, लेकिन मार्कोस नहीं मानता तो नोबडी वहां से चला जाता है। जॉन को एक रस्सी से बांधकर लटकाया जाता है। जब काटिया उसे बताती है कि उसके पापा को जॉन की वजह से किसी ने मार दिया, जॉन कहता है कि वो उसके लिए मार्कोस को सिंगल कॉम्बैट ट्रेडिशन से मारेगा, लेकिन इसके लिए वो काटिया को दोबारा उसे अपनी फैमिली का पार्ट बनाने के लिए कहता है। काटिया कहती है कि वो उसे दोबारा फैमिली का पार्ट तभी बनाएगी जब वो उसके पापा के मर्डरर को मारेगा। जॉन एग्री करता है। क्लॉस जॉन को इस आदमी के पास ले जाकर बांधी बनाकर छोड़ देता है जिसका नाम किला है। वहीं केन भी था। किला जॉन पर गन तानता है, लेकिन केन उस पर गन तानकर उसे याद दिलाता है कि उनके पास डील हुई है कि उसे जॉन को उन्हें देना होगा। तभी वहां नोबडी भी पहुंच जाता है। किला कहता है कि हम तीनों ही जॉन को मारना चाहते हैं। जॉन किला को मारकर काटिया के फादर की मौत का बदला लेना चाहता है ताकि वो उसे वापस अपनी फैमिली में ज्वाइन करने दे। नोबडी जॉन को सिर्फ पैसे के लिए मारना चाहता है। वो खुद जॉन को तब तक नहीं मारेगा जब तक उसे ज्यादा पैसे ना मिले, और वो किसी और को भी जॉन को मारने नहीं देगा। वो लोग कार्ड खेलते हैं जिसमें किला चीटिंग से जीत जाता है। उसके लोग जॉन और बाकी दोनों को मारने वाले होते हैं। जब जॉन किला की गर्दन पर कार्ड से कट मार देता है
और बाकी दोनों भी आदमियों को मारने लगते हैं। जॉन किला का पीछा करते हुए उसके सारे आदमियों को मारता है और आखिर में दोनों की फाइट होती है, जिसमें वो जॉन को काफी आसानी से मारकर नीचे फेंक देता है। किला नीचे आता है और उन दोनों के बीच में फाइट होती है, जिसमें किला काफी देर जॉन पर भारी पड़ता है, लेकिन आखिर में उसे मारने में सफल होता है। वो प्रूफ के लिए सोने के दांत ले लेता है। किला की मौत का प्रूफ देखने के बाद ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जॉन को उनकी फैमिली का पार्ट बना दिया जाता है। विंस्टन मार्क्विस के पास जाकर उसे जॉन का चैलेंज देता है कि जॉन से उसे पुराने ट्रेडिशन के हिसाब से लड़ना होगा। मार्क्विस एक्सेप्ट करने से मना करता है, तो वो मार्क्विस को कहता है कि ये टेबल के रूल्स के खिलाफ होगा। मार्क्विस के पूछने पर विंस्टन उसे बताता है कि जॉन के जीतने पर उसे टेबल्स के सारे ऑब्लिगेशन से फ्री कर दिया जाना चाहिए। मार्क्विस काफी घबराया हुआ दिखता है और इस बारे में डिस्कस करने के लिए मीटिंग रखवाता है। जॉन मार्क्विस को डायरेक्ट मार सकता है, लेकिन इस सबसे उस पर टेबल की ज्यादा ऑब्लिगेशन लगती रहेंगी और वो अपनी लाइफ पीस से कभी नहीं जी पाएगा। इसीलिए उसने ये चैलेंज रखा। जॉन मीटिंग के लिए जाता है, जहां जॉन और मार्क्विस आमने सामने बैठे हैं। उन्हें सभी रूल्स बताए जाते हैं। टाइम, जगह और वेपन डिसाइड की जाती है। मार्क्विस उसे उकसाते हुए कहता है कि तुम कभी बदल नहीं सकोगे, क्योंकि तुम बिना लड़ाई किए नहीं रह सकते। मार्क्विस अपनी जगह केन को लड़ाई करने के लिए नॉमिनेट करता है, जो कि वो रूल्स के हिसाब से कर सकता है। जॉन ये सुनकर शॉक्ड होता है कि उसे अपने ही दोस्त से लड़ना होगा। केन भी इस चीज से पीछे हट नहीं सकता, नहीं तो वो उसकी बेटी को मार देगा। बावरी पेरिस पहुंचकर जॉन को एक न्यू सूट देता है। फाइट का टाइम सनराइज डिसाइड हुआ है। जॉन को वहां लोकेशन पर टाइम पर पहुंचना होगा। वो टाइम पर ना पहुंच पाए, उसके लिए मार्क्विस जॉन को मारने के लिए $27 मिलियन की बाउंटी लगाता है। शहर के सभी गैंगस्टर जॉन को मारने के लिए रेडी होते हैं। बावरी जॉन को गन देता है। दोनों जॉन को एक जगह ड्रॉप करके ऑल द बेस्ट कहते हैं, जिसके बाद जॉन वहां से आईफल टावर पर निकल पड़ता है। जॉन की लोकेशन सब लोगों को बता दी जाती है और फिर होता है एक्शन शुरू। सभी गैंगस्टर्स जॉन को मारने के लिए चेज करते हैं। कार से उसे ठोका भी जाता है, लेकिन वो सबको मारता हुआ कार लेकर निकल जाता है। वो आर्क द ट्रियोम्फ से रैश ड्राइव करता हुआ गुजरता है, जहां ढेर सारी कार्स उसे चेज करती हैं। चिड़ी की टीम भी वहां होती है। ऐसे लगता है जैसे GTA वाइस सिटी का सीन चल रहा है। गाड़ियों से उसे ठोका जाता है, बंदूकें चलती हैं, लेकिन कोई उसे मार नहीं पाता। वहीं मिस्टर नोबडी भी पहुंच चुका था। जॉन काफी लोगों को शूट करके वहां से बाइक पर निकल पड़ता है। मार्क्विस अपने ऑफिस में काफी घबराया हुआ था। वो नहीं चाहता जॉन टाइम पर लोकेशन पे पहुंचे। जॉन एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, जहां गैंगस्टर चिड़ी की टीम और नोबडी उसे मारने आते हैं। जॉन सभी को काफी मजा चखाता है। नोबडी मार्क्विस को कॉल करके जॉन को मारने के 27 मिलियंस की जगह 40 मिलियंस देने को कहता है, लेकिन मार्क्विस मना करता है। बट एट द एंड जब उसे लगता है कि जॉन को यह आदमी मार सकता है, तो मार्क्विस प्राइज मनी को बढ़ाकर $40 मिलियन कर देता है। जॉन फायर गन लेकर सभी को शूट करता है। नोबडी अब जॉन विक को मारने के लिए रेडी होता है और उससे लड़ता है। सिचुएशन ऐसी आती है जब चिड़ी नोबडी के डॉग को शूट करने वाला था। जॉन उसके डॉग को बचाने के लिए चिड़ी को शूट कर देता है। नोबडी ये देखकर हैरान होता है। फाइनली अब जॉन लोकेशन से काफी पास था। उसे सिर्फ सीढ़ियां चढ़कर जाना था, जब उसके सामने सीढ़ियों पर ढेर सारे गैंगस्टर्स आ जाते हैं। लेकिन जॉन सभी लोगों को मारता हुआ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है। ऊपर विंस्टन, मार्क्विस उसका इंतजार कर रहे थे, जहां उन्हें गोलियां चलने की आवाज आती है। जॉन ऑलमोस्ट वहां पहुंच चुका था जब मार्क्विस का आदमी उसे बीच रास्ते में रोककर लात मारता है, जिससे जॉन 400-500 सीढ़ियों से गिरकर बिल्कुल नीचे पहुंच जाता है, जहां उसे केन मिलकर उठाता है। मार्क्विस का असिस्टेंट कहता है कि जॉन टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। मार्क्विस काफी डरा हुआ था। केन जॉन से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ ऊपर चलो। वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाते हैं, जहां दोनों मिलकर सभी को मारते हैं।
जॉन केन को हर आदमी की लोकेशन बताता है, जिससे केन सभी को शूट करता है। नोबडी जॉन को शूट करने वाला था। जब उसका डॉग उसे मना करता है तो नोबडी जॉन की जगह चिड़ी को शूट करता है। जॉन और केन ऊपर की तरफ जाते हैं और फाइनली वो सनराइज के टाइम लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। अब ट्रेडिशन के हिसाब से जॉन और केन आमने सामने गन लेकर 30 कदम की दूरी पर खड़े होंगे और जैसे ही फायर बोला जाएगा तो दोनों एक दूसरे को फायर करेंगे। फायर बोला जाता है और दोनों एक दूसरे को शूट करते हैं। पहली बार में दोनों के हाथ पर गोली गलती है। अब दोनों 20 कदम की दूरी पर खड़े होते हैं और फायर बोलते ही शूट करते हैं। जॉन के कंधे और केन की कमर पर गोली लगती है। अगर केन की जगह मार्क्विस होता तो जॉन के लिए इजी होता, लेकिन अपने दोस्त को शूट करना उसके लिए मुश्किल था। अब थर्ड टाइम 10 कदम की दूरी पर दोनों खड़े होते हैं और फायर बोलते ही केन जॉन से पहले उसे शूट करता है और जॉन जमीन पर गिरता है। मार्को इस मौके का फायदा उठाकर खुद को नॉमिनेट करता है और केन से उसकी गन लेता है। रूल्स के अकॉर्डिंग वो खुद को कभी भी नॉमिनेट कर सकता है। मार्को इस गन लेकर जॉन की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जॉन ने अपनी टर्न में शूट किया ही नहीं था। जॉन जल्दी से उठकर उसके माथे पर शूट करता है, जिससे वो जीत जाता है और उसे टेबल के सभी ऑब्लिगेशन से फ्री कर दिया जाता है। केन और उसकी बेटी भी अब फ्री हैं। साथ ही विंस्टन का कॉन्टिनेंटल रिस्ट्रिक्शन किया जाएगा, जिसमें अब वो दोबारा मैनेजर होगा। केन अपने दोस्त से आखिरी बार मिलता है। जॉन सीढ़ियों से नीचे उतरकर सनराइज को देखता हुआ अपनी वाइफ को याद करता है और वहीं मर जाता है। अगले सीन में हम बाउरी और विंस्टन को जॉन की ग्रेव पर खड़े देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।